वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एम के अकेडमी क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे, यानी कल हमने पास्ट टेंस खत्म हो गया था। पास्ट का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो भी हमने पढ़ लिया था। दो आपको वाक्य दिए थे बनाने के लिए, नहीं दिए थे कल? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिए होंगे, नहीं दिए? चलो, तीसरा डाल लीजिए डायरेक्ट। हाँ, फ्यूचर टेंस। आप सभी को पता है इसकी पहचान? और पहचान क्या है? परिभाषा सभी जानते हो। जो समय आने वाला है नी, जो कार्य हम करने वाले हैं, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे, तो वो इसमें हो जाएगा। इसके भी वही चार भाग होंगे: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले अपन इसकी टेबल बनाएंगे, कल बताया था आपको, चारों के चारों टेंस की। नेम ऑफ टेंस, यहाँ लिखेंगे अपन एच वी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, फिर इसके बाद रिकॉग्नाइज, जिसे आइडेंटिफाई भी बोला जाता है, पहचान। पहला भाग कौन सा इसका? फ्यूचर सिंपल। इसकी एच वी विल शैल। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पहचान गा गे गी। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपको बताया था कंटिन्यूअस का कोई सा भी टेंस और मेन वर्ब कौन सी आती है? हम्म, कौन सी आती है मेन वर्ब कंटिन्यूअस में? वर्ब की फर्स्ट प्लस चौथी फॉर्म। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा अब इसमें? रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट। अब ये भी बता रखा है आपको, फ्यूचर किसी भी टेंस का परफेक्ट वाला भाग हो तो वहां पर मेन वर्ब कौन सी आती है? वर्ब की थर्ड। विल, इसकी एच भी है, विल शैल प्लस हैव। पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चौथा लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें एच वी विल शैल प्लस हैव प्लस बिन, और वही कंटिन्यूअस आ गया तो यहाँ पर वही वापस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, और वही सिंस
या फॉर प्लस टाइम, यानी कि हर प्रत्येक टेंस का जो चौथा भाग है उसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। यह हो जाएगा पहचान में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। सब्जेक्ट यदि आई और वी दे रखा है तो उसके साथ में एच वी सेल का प्रयोग होगा। किसका? सेल। और बाकी अन्य के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का। याद रखना है। कुछ विशेष नियम होते हैं वहां पर आई के साथ विल का भी प्रयोग होता है, लेकिन अपने टेंस के हिसाब से यहाँ तक यानी कि यही है। इसमें टेंस के हिसाब से तो आई और वी के साथ सेल का होगा और बाकी अन्य सभी के साथ विल। ये टेबल आपको याद है तो यानी कि समझ जाए कि अब आप फ्यूचर सिंपल से संबंधित कोई सा भी वाक्य हो आराम से बना सकते हो। इसी प्रकार से पास्ट की भी बना रखी है, उस पर यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, देख लेना। परफेक्ट की भी बनी हुई है। तीनों टेबल कंप्लीट कर लो। एच वी कौन सी आती है, कौन सा टेंस में कौन सी मेन वर्ब आती है और पहचान क्या है। और आपको ये बताए रखा है कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का भाग हो वहां पर, ये तो याद हो जानी चाहिए आपको, होगी। किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस वाला भाग हो तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों ना हो, वहां पर भी कौन सी मेन वर्ब आएगी? वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी। चाहे पास्ट की हो चाहे फ्यूचर की हो तब भी है। फिर वह परफेक्ट का हो तो यहाँ पर भी कोई सा भी टेंस हो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड आएगी, तीसरी। और ये जैसे कि यहाँ भी कंटिन्यूअस आ गया तो यहाँ पर भी वही चौथी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो ये तो कोई सा भी टेंस हो यानी किसी भी टेंस का भाग यानी कि तीन, इन दोनों को छोड़ करके यानी एक एक तो प्रेजेंट को और एक पास्ट को छोड़कर। अब यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई ये नहीं है कि वर्ब की सेकंड का प्रयोग करना है, एस या एस भी जोड़ना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपने क्या है, वर्ब की फर्स्ट है तो ये तो याद हो जाएगी। तीन तो याद है ही अपने को। पर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल, इसमें वर्ब की फर्स्ट है। इसमें ना तो अफर्मेटिव के साथ कोई सा भी एक यानी क्रिया के साथ एस एस जोड़ना है, ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। मात्र दो टेंस की जो यानी कि प्रेजेंट सिंपल है और एक पास्ट सिंपल है, उनमें जरूर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव जो वाक्य होता है उसमें क्या करते हैं अपन, यानी कि एक वचन के साथ यानी कि एक वचन जो वाक्य होता है उसमें उसके साथ एसीएस का प्रयोग करते हैं। लिखा अपन ने पढ़ा है तो उसमें एसीएस का प्रयोग करते हैं। फिर नेगेटिव से वहां से एच भी प्रारंभ होती है, डूडल्स लिखा था अपन ने, तो उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत है और वहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
और बहुवचन वाक्य अफर्मेटिव का दे रखा है तो वहां पर एस या एस का प्रयोग नहीं होता, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल में। ऐसे पास्ट सिंपल में दे रखा है आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है अफर्मेटिव वाक्य में, यानी कि सकारात्मक वाक्य में। फिर वहीं पे नेगेटिव का जो वाक्य प्रारंभ होता है वहां से डिड एचयू का प्रयोग होता है। तो उन दोनों में आप वो दोनों याद करने हैं आपको, बाकी ये बिल्कुल इजी है। इन तीनों को याद करनी ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद है। फ्यूचर कंटिन्यूस की कोई पूछ ले मेन वर्ब क्या है, वर्ब की यानी चौथी बता दो, फर्स्ट प्लस आईएनजी। परफेक्ट की पूछे, वर्ब की तीसरी थर्ड, और यहाँ पर भी वो कंटिन्यूस आ गया तो वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी। कोई सा भी टेंस हो, भी यहाँ तीन 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 भाग किसी भी टेंस के हो, पास्ट के भी तीन में पूछ ले या प्रेजेंट के भी हो तो सेम यही रहेगी, बदलनी है। बस आपको याद करनी है तो क्या करनी है, एच वी याद करनी है ना, सभी की अलग अलग है और पहचान। ठीक है, लिख लिया है, बस इस टेबल को याद कर लेना आप। ठीक है, अब हम अलग से यानी कि डाल लीजिए पहला फ्यूचर सिंपल टेंस। अब इनको अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये याद रखना, सब्जेक्ट यदि कर्ता क्या दे रखा हो, आई और वी दे रखा हो तो उसके साथ कौन सी सेल का प्रयोग करेंगे, और अन्य दे रखी हो, अन्य सब्जेक्ट हो तो वहां पर विल। डाल लीजिए फ्यूचर सिंपल टेंस, और आप पहचान लिख सकते हो, अभी लिखा है आप लिख लोगे ना, देख कर लिख लो। पहचान बराबर लिख लो गा गे गी। फ्यूचर सिंपल टेंस, पहचान अभी लिखा ही है आपको, गा गे गी। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या दे रखा हो, गा गे गी दे रखा हो तो कौन सा टेंस होगा, यानी वाक्य जो होगा फ्यूचर सिंपल में होगा। और इसकी वही एच भी क्या है, अभी लिखाई थी आपको, क्या होगी, विल सेल। और मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट। ठीक है, लिख लो ये भी, अगर यहाँ भी लिखो तो। अब इसमें भी वही चार प्रकार के वाक्य चलेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सूत्र लिखेंगे उनके अपन, फॉर्मूला। अफर्मेटिव का अर्थ क्या होता है, हम्म, सकारात्मक, और सेंटेंस का अर्थ वाक्य, लिख लो। अब वो इसका सूत्र बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस एच वी क्या है, विल सेल, प्लस क्या आएगी, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या आएगी इसकी, वर्ब की फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र हो गया। दूसरा, कौन सा है दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस। तो याद हो गए होंगे आपको, कब टेंस ही पुराने, हम्म, नकारात्मक वाक्य हो जाएंगे। अभी तो तीन और है, तब तक आपको ही सकती है। वही इसमें भी क्या करेंगे अपन, नॉट का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा, इंटेरोगेटिव
सेंटेंस। बहुत से बच्चों को टेंस की मीनिंग, जैसे कि यहाँ सेंटेंस आ रहा है तो यहाँ सी दे रखा है, तो बहुत से बच्चे ये बताता है कि CTENC है। सी नहीं आता है टेंस की मीनिंग में, क्या आता है? एस। हाँ, ये लिखा हो ना, ये टेंस, ये वाली मीनिंग याद रखना है। टेंस की मीनिंग बहुत से बच्चे सी बता देते हैं, तो एस आता है। सेंटेंस में सी आता है, लेकिन मैं मुख्य रूप से अगर टेंस की पूछी जाए तो वहाँ एस आता है। प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें क्या करेंगे, आपको बताया था कल भी, प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाँ, HV, विल, सेल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी तो अपन फ्यूचर सिंपल के ही 4 वाक्यों के सूत्र लिख रहे हैं, ना कि कंटिन्यूअस के, ना परफेक्ट के। ठीक है। चौथा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो वही इसमें भी सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? HV, तो विल, शेल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अपन ये मत समझना है कि 4 4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअस का भी सूत्र होगा। कहीं ना कहीं किसी ने बोला था कि वर्ब की फर्स्ट प्लस ING, ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि सिंपली इसी के पढ़ रहे हैं अपन, 4 ही भाग यानी 4 वाक्य। आप डेली आओगे, डेली क्या मतलब है ना, टेंस तो आपको मैं यूं याद करवा दूंगा, इनकी टेबल अगर आपने कंप्लीट याद कर ली तो ये सब याद हो जाएंगे। टेबल याद कर लो बस, कुछ नहीं है। टेंस की टेंशन ही खत्म है। बस ये जरूर है कि आपको सूत्र के हिसाब से जमाना तो आपको पड़ेगा, जमाना आना चाहिए आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर उसके बाद HV जो है विल सेल वो लिखो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, और जो बचा खुचा है वाक्य का वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, उसे लिख दो। सिंपल वाक्य बन गया आपका। और ये हिंदी अर्थ तो याद हो गया होगा यार, हो जाना चाहिए। हो गया होगा तेरे को तो। हाँ, क्यों है ये अफर्मेटिव, सकारात्मक, नेगेटिव तो नहीं, नेगेटिव का अर्थ तो वैसे ही नकारात्मक होता है। और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, सेंटेंस का अर्थ वाक्य होता है। लिख लिया सभी ने? चलो है ना, पहले का पेज रह गया। अब अपन एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल पहला। हम्म, किसी का भी नाम बता दीजिए आपका। बताओ। तू बता, पीछे पीछे क्या नाम है तेरा? दीपक। चल दीपक को घुमाते हैं। नाम सही है ना ये? क्यों रे? हाँ। किधर भेजू तेरे को, बता। हाँ, पाकिस्तान तो यार कोई जाना ही नहीं चाहता है। चल भोजन बनवा देता हूँ तेरे से।
बनाता नहीं आएगा बेटा, फ्यूचर पढ़ रहे हैं अपन। दीपक भोजन बनाएगा। ठीक है। इसके चार क्या बनेंगे हिंदी में? दूसरा क्या बन जाएगा नकारात्मक में? दूसरा दूसरा दीपक भोजन नहीं बनाएगा। तीसरा क्या दीपक भोजन बनाएगा। चौथा क्या दीपक भोजन नहीं बनाएगा। दोनों में, तीसरे और चौथे में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा पीछे। ठीक है, लिख लो हिंदी के तो। लिख लिए? हिंदी के बना ले। एक बनाओ इधर अभी देखो। सकारात्मक वाक्य अपन ने पढ़ा था, आई और वी सब्जेक्ट दे रखा हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? सेल। लेकिन यहाँ आई और वी दे रखा है, क्या आई का मतलब मैं नहीं है ना हम है। तो यहाँ पर क्या लिख, यानी कि पहले तो अपन सब्जेक्ट क्या है इसमें? दीपक। तो दीपक की मीनिंग लिखेंगे डी आई, डबल डी आई लिखता है डबल ई लिखता है? डबल ई। कोई दिक्कत नहीं है, नाम में सब लिख देते हैं। दीपक। दिलीप लिखा है यार। दीपक। अब इसके बाद में अपन को एच भी लिखनी है। क्या आएगी? विल। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर ना तो आई है ना ही वी है। दीपक विल। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है? बनाना। तो बनाना की मीनिंग क्या है? मेक। तो मेक की यहाँ पर फर्स्ट लिखनी है अपने को। इसकी थर्ड मेड होती है, और सॉरी सेकंड भी मेड होती है और थर्ड भी मेड होती है। तो दीपक विल मेक, क्या बनाएगा? ईट का अर्थ खाना होता है बेटा। हाँ, ईट यानी जो, इसे बहुत सा खाना भी बोलते हैं, लेकिन ये जो अपन खाते हैं ना मुंह से, वो वाला ईट है ये। और ये वाला जो है भोजन, वो फूड है। इसकी मीनिंग ये रहेगी फूड। अभी यहाँ मैं लिख देता दीपक खाना बनाएगा। खाना बनाएगा तो उसका तात्पर्य भोजन से है। ठीक है, न कि इस इट से। तो दीपक विल मेक फूड। ये बन गया पहला वाक्य। अब दूसरा वाक्य आप बनाओ, मतलब बताओ मेरे को। यही बोल दो देख के बोर्ड पे, क्या बनेगा? हाँ, दीपक विल नॉट मेक फूड। ये हो गया दूसरा, नकारात्मक का, नेगेटिव का। ठीक है। बाद में लिखना तीसरा, बोलिए प्रश्नवाचक। सबसे पहले क्या आ जाएगा? विल दीपक, क्या आएगा? मैक नॉट तो लास्ट में आएगा। विल दीपक मैक फूड। प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। क्या दीपक भोजन बनाएगा? लास्ट। अब यहाँ दीपक के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा? नॉट। बना ली। हम बाजार में जाएंगे। हिंदी के चार बना लोगे?
सकारात्मक या नकारात्मक क्या बन जाएगा? हम बाजार में नहीं जाएंगे। क्या हम बाजार में जाएंगे इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और चौथा, क्या हम बाजार में नहीं जाएंगे। लेकिन बनाओ इसे। ये तो लिख लिया ना ऊपर वाले तो। इसको बनाओ, हम बाजार में जाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अपन ने लिखा आई और वी। तो वी का अर्थ क्या होता है? हम। तो लिखिए यहाँ पर। हम सब्जेक्ट है तो हम की मीनिंग क्या है? हम की मीनिंग क्या है? वी। तो लिखो उसे, सबसे पहले वही आएगा सब्जेक्ट। हाँ, उसके बाद एच भी लिखो। क्या आएगी? सेल। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें? जाना है। क्या है? जाना। तो जाना क्या बोलता है? लिखो। आपको सब याद है लेकिन बनाने से डरते हो कि गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? जो बचा खुचा वाक्य में वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इन द मार्केट। वी shall we shall go in the market. We shall go in the market. अगर ले आता हम बाजार जाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट हो जाता वी शैल गो टू मार्केट। यहाँ पर मैं दे रखा है तो भी लिख सकते हैं बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं के अर्थ में प्रीपोजिशन अपन ने इन लिखा है। वी शैल गो इन द मार्केट। अब बना सकते हो बाकी के सारे, बनाइए। दूसरा, वी शैल नॉट गो इन द मार्केट। तीसरा, एच बी से शुरू होगा। शेल वी गो इन द मार्केट। शेल वी नॉट गो इन द मार्केट? क्वेश्चन मार्क। तो ये चारों वाक्य आपके। लिख लिया? ठीक है, तो आपका ये जो यानी कि फ्यूचर सिंपल था। वाक्य तो आप चाहे कितने ही बनाओ, बनाते रहो। ठीक है, समझ में एक बार में आ गया तो आप अपने आराम से बना सकते हैं। हाँ। हाँ, बना लेना तो खुद लिख ले, उसमें क्या दिक्कत है? तू घर पे बना के ले आना। राम कल्याण कोटा पढ़ने जाएगा, लिख ले। दूसरा डालिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या है? अभी अपन ने लिखी है। हम्म। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इत्यादि। एच भी क्या है इसकी? विल शेल प्लस बी। और मेन वर्ब क्या होगी? कंटिन्यूस दे रखा, फर्स्ट प्लस
ING, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसके भी वही 4 प्रकार के वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे अपन इनके। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब तो याद हो गया ना, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। साधारण भी बोल सकते हैं इसका, नॉर्मल, पॉजिटिव। इसका सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? एच भी आएगी। तो एच भी क्या है? विल, शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तो ये हो गया अफर्मेटिव का। फिर दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या हो जाएगा? नोट जुड़ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल। अब नोट कहाँ जुड़ेगा बताओ? हम्म, बी के पहले। सही है, वेरी गुड। बी, सॉरी, नॉट, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल, शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? एच भी आएगी। विल, शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद में क्या जाएगा? नोट आ जाएगा। ऐसा कैसा सूत्र बन जाएगा, उतार लीजिए। विल, शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बारहवीं में कितना था हमें से? बाकी 11। मजे लेने के लिए तो नहीं आ रहे हो? हाँ? ऐसा समझ लो आपकी इस सत्र तो यहाँ पढ़ लेते हैं और अगले सत्र उधर निकल लेते हैं। हाँ? बहुत से बच्चों के दिमाग में होता है। 7 साल तक पढ़ा रखा है मैंने भी। 7 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, कंपटीशन की और दूसरी भी क्लास है, 8वीं 10वीं 12वीं। हमारे साथ ऐसा हुआ हुआ नहीं था, हो जाता, लेकिन उन बच्चों ने धोखा नहीं दिया हमें। जब फर्स्ट बार हमने भी एसटीसी इनकी कंपटीशन की कोचिंग खोली थी, तो 11th में हमारे पास बहुत से बच्चा है, लड़कियां लड़के लगभग 30 के समथिंग होंगे। एक और कोचिंग चलती थी हमारे यहाँ, तो वो अब पहले से चल रही थी, तो उन्होंने सोचा, कुछ भी सोच लिया, बच्चे हमारे पास आ गए, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे वो, तो हमने पढ़ाया उनको। अब 11th में पढ़ ले, दो चार, एक दो लड़कियों के, इन 3 4 लड़कों, एक दो ऐसे 2 4 लड़कों का सिलेक्शन भी हो गया 11th में। बढ़िया परसेंट बनेगी, मतलब नंबर आने के लायक।
फिर 12th में क्या हुआ, मेरे साथ मतलब जो मैं था और एक दो तीन एक और साथी थे, तो उन्होंने छोड़ दिया, मुझे अकेला ही छोड़ दिया। इधर यहाँ अरनाउदा में आकर डाल ली थी। जितेंद्र जी नाम सुना है? जितेंद्र फूल बड़ौदो का। तो उसने और दो हमारे गांव के थे, मिलकर उन्होंने कोचिंग डाल ली थी यहाँ सरस्वती स्कूल में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डाल ली तो अब क्या करें। वो मेरे गांव वालों ने भी मुझे धोखा दे दिया, अकेला रह गया मैं। कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे थे, अब लड़कों के दिमाग में तो वही था कि हमें तो पढ़ना नहीं है यहाँ, वो चले गए उस कोचिंग पे। और जो लड़कियां थी, पांच छह टॉप थी, बढ़िया पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, उनको भी जो मतलब उनके दूसरे जो माता पिता थे लड़कों के, वो कहते कि वो अकेला क्या पढ़ाएगा, कि भाई इतने सारी चीजें हैं, लेकिन अकेला क्या पढ़ाएगा वो। बच्चों ने सोच लिया, उन लड़कियों ने कहा कि सर चाहे हम पांच ही क्यों ना रहे, हम चाहे आप अकेले क्यों ना रहे, हम आपसे पढ़ेंगे। ये होती है सोच एक। उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया, और मैंने पूरी जीके मैंने पढ़ाई, इंग्लिश मैंने पढ़ाई, शिक्षण विधियां मैंने पढ़ाई। इसके बाद एक मेरा दोस्त है, वो भी टीचर है, राहुल सर के सर का एचएम है, मतलब प्रधानाचार्य, जो उसने मेंटल पढ़ाई और हिंदी उसने पढ़ाई। इस प्रकार हमने, फिर 15-20 बच्चे थे, इस प्रकार हमने पूरा बैच हो गया हमारे पास, पढ़ाया, हम दोनों ने पढ़ाया, दोनों ने पूरी और वो बच्चे पढ़े। लेकिन लड़के जो नहीं आए ना, फिर उनको देखो, समय होता है, समय जब वक्त मतलब जवाब देता है ना, ना तो लाठी से मारता है, किसी से नहीं मारता है, समय की मार बहुत बड़ी मार होती है। आज बहुत से बच्चे बच्चे सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट बताएगा वो तो कि होगा कि नहीं होगा। कमजोर है, और सोचता है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब रिजल्ट अगर उसके पक्ष में आ गया ना, तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार जब वहां पर बच्चे थे, उस कोचिंग पर लगभग होंगे 50 बच्चों के समथिंग, कितने, 50। और हमारा जैसे आप बैठे हो ना, इतने थे, 15, अधिकतम 15 बच्चे, लड़के और लड़कियां मिला करके। लेकिन जब फर्स्ट काउंसलिंग जब आती है ना, फर्स्ट कट ऑफ, उसमें से एक भी बच्चे का, उनके में से 50 में से एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और जितने आप बैठे हो ना, उनमें से दो लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने कहा, उसका एक छोटा भाई भी था, तो उसे भी पढ़ाता था मैं, तो मैंने कहा जो जलते हैं ना, जो जल रहे थे, उनके आग सामने चल के फटाके फोड़ो, और ज्यादा जलेंगे। मतलब मुंह से जवाब मत दो। उन्होंने, हमने भी मुंह से नहीं दिया, उन्होंने भी मुंह से जवाब नहीं दिया। किससे जवाब दिया? परिणाम से जवाब दिया। तो चुपचाप हो गए, देखते रहो, वहीं बैठे थे, देखते रहो, मैंने कहा। मतलब ये होता है, ऐसे नहीं होता है किसी के कहने से। मतलब अब जैसे कि कोई सी अच्छी कोचिंग अपने यहाँ भी चल रही है, तो वहां भीड़ है, भीड़ देख के लोग भाग जा रहे हैं, भीड़ से ये नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है भीड़ से कभी भी। सिलेक्शन किससे होता है? अपनी मेहनत से होता है। अगर अपन मेहनत करेंगे, भीड़ में चले गए, जाकर बैठ गए, तो उससे सिलेक्शन होता है क्या भीड़ से? कभी भी नहीं होता है। तो ये दिमाग में से हटा देना कि वहां तो इतने बच्चे आते, इतने नहीं आते, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बहुत से के बच्चों के मन में चलता रहता है ऐसा। ऐसा नहीं है। अब वीडियो में तो वैसे ही आप कोई पूछ रहा, पीछे से पूछेगा, सर मुझे समझ में नहीं आया कि आपने कैसे कैसे मतलब सूत्र बना दिए, तो कोई बच्चा पूछने की हिम्मत ही नहीं करेगा। करेगा क्या हिम्मत? पूछेगा क्या? नहीं पूछ सकता है वो। अब पूछेगा भी है तो बीच में बहुत से अपवाद होते हैं, टपोरी लड़के हंसने लग जाएंगे, तो उस बच्चे की, लड़की की कभी हिम्मत नहीं होगी वो दोबारा उस प्रश्न को पूछे। ऐसी बात होती है। तो किसी की अपन बुराई नहीं करते, लेकिन जब है ना, समय की मार जब मारती है ना व्यक्ति को, अमीर हो या गरीब हो व्यक्ति, यहाँ पे भी बात बैठती। आज कोई अमीर है, वो सोच रहा है कि मैं ही ब्रह्मा और मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता हूँ, हाँ। तो ऐसा नहीं होता। जब समय आएगा ना किसी गरीब का, उस दिन जैसे कि अचानक से बदलता है कि यार वो तो अभी तो कुछ नहीं ये करता था, सब्जी वगैरह बेचता था, उसकी दुकान थी, ये था, ये करता रहता था, ऐसे इतना बड़ा केस हो गया एकदम से अचानक से। किसी का टीचर में सिलेक्शन हो गया, किसी का काय में सिलेक्शन हो गया। अभी अपने यहाँ से आप मान लीजिए रेगुलर पढ़ने आओगे जाओगे, आप में से किसी का भी सिलेक्शन हो गया, और ये क्या हुआ? एक तरह से लोगों के मन में आएगा कि यहाँ तो बच्चे आते थे ना, वहाँ इतने बच्चे आते थे, उनके पास औसत अगर एवरेज निकाला जाएगा तो एवरेज से बेहतर है। अगर अपने यहाँ मान लीजिए 30-40 बच्चे रहे, अब वहां तो चलो 100 के समथिंग चल होंगे, 100 के समथिंग, तो 100 में से ये बात सिलेक्शन होना चाहिए कम से कम कितने, 20 तो होनी चाहिए कम से कम।
अब अगर अपने पास 20-30 बच्चों में से ही अगर 5 का सिलेक्शन हो जाता है, 4-5 का, तो उनसे बेहतर है या? हाँ, बेहतर है। तो ये चीजें जिन बच्चों के समझ में आती है ना कि भाई वहां चले या वहां नहीं चले, पढ़ाई तो वही चीज है। इंग्लिश भी वहां पर भी यही पढ़ाएंगे, वही राजस्थान का जो जीके वही पढ़ा रहे हैं। इतिहास हो, भूगोल हो, कला संस्कृति हो, शिक्षण अभिरुचि हो, बस पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है लोगों का, और कुछ नहीं होता है। तो ये चीज है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, आधे बच्चे उनमें ऐसे हैं जो मस्ती करने जाते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल 100। अरे अनुभव बोलता है, क्योंकि पढ़ा रखा है यार हमने बच्चों को, तो हम जानते हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। तो अपने तो अपना जो लक्ष्य है, टारगेट, आप 11th में भी ये मत सोचो कि 11th में फॉर्म 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 भरे क्या तुमने? भरो फॉर्म, पेपर भी देकर आओगे आप। भरो, भरा है क्या अभी? भर देना। उससे 10वीं की मार्कशीट ले जाना आप उसके पास, और कुछ फोटो और सिग्नेचर कुछ भी मत ले जाओ। वो कहेगा कि जाति मूल लेके आओ, ये लेके आओ कि तुम तो सर मतलब जो भी है ई मित्र वाला, फर्जी भर दो मेरा, तो मुझे पेपर देना है, कुछ भी नहीं करना है। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको वही बढ़िया, अगर आपका फॉर्म भर जाएगा। अगर वो कंपलसरी मांग रहा है तो फिर पता नहीं भी आए भरने में, लेकिन कर देना आप, जिससे वो कर ई मित्र वाला भर दे तो भरवा लेना। आप आराम से पे हमने ऐसे करवाया। 11th से कोचिंग करते थे बच्चे, 11th में फॉर्म डलवा देते थे उनका, और एग्जाम देकर आते थे बहुत बढ़िया। और उनको ताकि पता लग जाए कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे अपने को ओएमआर सीट भरनी है, कैसे क्या करना है। बाहर में कोई दिक्कत ही नहीं उनके। जब 12वीं में हम तैयारी करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हो कोचिंग, यानी कि इसकी, तो 12वीं में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वजह से आप कोचिंग कर रहे हो, आज सरलता हो जाएगी। कोई भी चीज है, यानी कि जिसे अपन मान लीजिए, एक बार आपको मैथ समझ में नहीं आए, गणित मान लीजिए, इंग्लिश नहीं आए, तो एक बार आपने इसको एक बार पढ़ लिया पहले, उसकी कोचिंग, जैसे कि 10वीं की कोचिंग आप 9th में चले गए, कक्षा 9 में चले गए, चाहे आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो आएगा समझ में वहां पर। फिर 10वीं में पढ़ोगे उस चीज को रिपीट, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें होती है। ठीक है। इसके बाद में अब अपन वाक्य बनाएंगे चारों। वह इतिहास पढ़ा रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, वाक्य अपने को एक वचन से बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने को ये जरूर देखना है, क्योंकि वह जो है ही और सी आता है, तो यहाँ पर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है वाक्य? पीछे क्या दे रखा है? रहा होगा, यानी कि क्या है, लड़का है या पुरुष है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ही आएगा। अगर रही होगी ये आता, तो फिर क्या आता? सी। बना लो चार हिंदी के। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही लिख देंगे। फिर ही के, यानी कि इसके बाद सब्जेक्ट के बाद एच वी लिखनी है, तो एच वी क्या आएगी? अपन ने लिखा था आई और वी को छोड़ करके, यानी कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी अन्य के साथ विल, तो यहाँ क्या आ जाएगा? विल। और बी, ही विल बी, मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना, पढ़ा रहा होगा। पढ़ना अलग होता है और पढ़ाना अलग होता है, तो क्या आएगी मीनिंग यहाँ पर? रीड अभी बोला है मैंने, पढ़ना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है। टीच आएगी, क्या आएगी? तो ये टीच तो होगी फर्स्ट। अब इस, यानी कि इसको क्या बनाएंगे अपन? चौथी आईएनजी में बदल दें। टीचिंग, ही विल बी टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है? तो हिस्ट्री, ही विल बी टीचिंग हिस्ट्री। दूसरा क्या बन जाएगा? ही विल नॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पर? नॉट। और बी टीचिंग हिस्ट्री, ऐसा कैसे बन जाएगा? तीसरा प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या करते हैं अपन? एच वी पहले लिखते हैं,
तो विल पहला आ जाएगा और ही सब्जेक्ट बाद में। फिर इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, बी, विल ही बी टीचिंग हिस्ट्री, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा चौथा वाक्य। एक वाक्य और लिख लेते हैं जिसमें आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म। कल आपके टेंस खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंस की टेंशन टेंशन खत्म हो जाएगी कल। उसके बाद अपन जीके पढ़ेंगे। हम्म। मैं उपन्यास लिख रहा होऊंगा। हम्म। अपने को क्या देखना, गा गे गी देखना है। तो इसका दूसरा क्या बन जाएगा, मैं उपन्यास नहीं लिख रहा हूंगा। तीसरा, क्या मैं उपन्यास लिख रहा हूंगा। चौथा, क्या मैं उपन्यास नहीं लिख रहा होऊंगा। अगर यहाँ बदलना चाहे तो अपन डायरेक्ट ऐसा रुक जाओ, अभी 1 मिनट बदल भी लेते हैं। भाई अपनों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था ये। हम्म। वो पूरा चेंज करना पड़ेगा अब यहाँ से। इसके साथ नहीं बैठेगा ये, मैं के साथ दूसरा लिखना पड़ेगा। हम घर जा रहे होंगे। ठीक है। तो आई और बी के साथ किसका प्रयोग होता है, शेल का। तो अपन यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, वी शेल बी गोइंग टू। अब यहाँ बताइए, होम लिखें या हाउस लिखें। हाँ, हाउस। होम आएगा, क्या आएगा, एक दिन बताया था मैंने, अलग अलग होता है, होम अलग होता है, हाउस अलग होता है, बिल्डिंग अलग होती है और हट अलग होती है। नेगेटिव में बना देंगे, बी शेल नॉट बी गोइंग टू होम। तीसरा, एच बी से शुरुआत कर देंगे, शेल वी बी गोइंग टू होम, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ वी के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, और इसे ऐसा कैसा ही उतार लीजिए। ये बन गया अपना चौथा, शैल बी नॉट बी गोइंग टू होम। आपको बता देता हूँ, पहले बताया था होम, हाउस, तुझे तो पता है, इनको पता नहीं है ना, हट, बिल्डिंग। इन चारों का अर्थ अलग अलग होता है। होम का अर्थ क्या होता है, घर। साधारण जो घर होता है ना, कच्चे कच्चे सामान माल वगैरह से बना हुआ होता है, तो वो होता है घर, होम। हाउस मकान, पक्का, जो बना हुआ होता है, एक मंजिला वगैरह, यानी पक्की दीवार है, तो ये मकान होता है। हट, आप जानते हो, झोंपड़ी, घास फूस से बनी होती है झोंपड़ी।
और बिल्डिंग, अब आपको पता है बिल्डिंग तो पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है, इमारत की जैसी होती है, तो लगभग, हाँ, इमारत भवन जो बोला जाता है इसे। 5 मंजिला, 8 मंजिला, 10 मंजिला, सी हो सकती है, तो इन चारों में अंतर होता है। लिख लिया है? लिख लो, कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ये अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है, 2 भाग इसके भी खत्म हो गए, 2 बच्चे हैं, तो कल पूरे हो जाएंगे। तो कर दो इसे लो। तो मिलते हैं अपन कल अगले नए सेशन में। कल फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर देंगे। तो सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।